हालांकि वो तारीफ ना ही सरकार के काम को लेकर थी, ना ही वो तारीफ जो थी, ना ही वो सरकारी कार्यप्रणाली को लेकर थी, ना ही कानून व्यवस्था को लेकर थी, ना ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर थी, ना ही वो संविधान और आरक्षण को लेकर थी। बैनर देख लीजिए, फ्लेक्स बोर्ड है यहाँ पर, देखिए आई लव बीएसपी। तो यहाँ पर आप ध्यान अगर देंगे तो यहाँ नीचे देखिए, तो अखिलेश यादव ने जो एक बयान दिया कि आकाश आनंद की जरूरत बसपा से ज्यादा भाजपा को है। जब आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला गया था तो यही अखिलेश यादव थे जो कह रहे थे कि भैया आकाश आनंद जो है वो नई पीढ़ी के नेता हैं, नए नेता हैं, वो भाजपा पर खुलकर बोल रहे हैं। जब उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, अब जब उनको पार्टी में लिया गया, उनको इसके लिबरल मीडिया ने और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया कहे जाने वाले लोगों ने अपने अपने एजेंडे के तहत इसको चलाया। हमने देखा गोदी मीडिया ने कहा कि योगी का आभार व्यक्त कर दिया, योगी की तारीफ व्यक्त कर दी, तो लोहा लोट हो गया गोदी मीडिया और उसने ये पूरी खबर चलाई। उसके बाद हमने लिबरल मीडिया देखा इधर की, उसने कहा कि अरे बहन जी ने तो सरकार की तारीफ कर दी, उसने ये खबर चलाई। लेकिन वो नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मैं मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और आज बहुजन समाज पार्टी की एक उत्तर प्रदेश की बैठक है। इस बैठक में तमाम एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के चुनाव को देखते हुए बहन जी ने इस बैठक को बुलाया है, और साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से 9 अक्टूबर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी ने एक राज्यव्यापी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, और उस आयोजन में लाखों लाखों की भीड़ उमड़ी और पूरे लखनऊ को नीला कर दिए बीएसपी के लोगों ने। तो तमाम चीज़ें वहाँ पर मंच पे बहन जी ने जब अपना संबोधन शुरू किया, करीब 1 से 1.5 घंटे का उनका संबोधन रहा, और उस संबोधन में बहन जी ने तमाम पार्टियों को उन्होंने निशाना बनाया, और एक क्लिप काट के बहुजन समाज पार्टी के खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने भाजपा सरकार की उन्होंने तारीफ की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर पत्रकार, हम कहेंगे गौरव पाल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मशहूर तो मैं नहीं हूँ और पत्रकार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसे देखते हैं आप जिस प्रकार से आज की बैठक पर, सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं, क्या आज की बैठक किस मुद्दे पर है? क्या 27 के चुनाव को लेकर, या फिर 9 अक्टूबर के जो जिस प्रकार से जनसभा इकट्ठा हुई, बहन जी क्या उनका आभार व्यक्त करेंगी? देखिए, वो जो 9 अक्टूबर की महारैली थी वो भी 27 के चुनाव को लेकर ही थी, और जाहिर सी बात है कि आज की जो बैठक है ये भी 27 के चुनाव को लेकर ही हो सकती है कि 2027 में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि अगर एक आम वोटर की नज़र में देखें तो भी 27 के चुनाव में बहुत समय है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों के हिसाब से देखें तो मात्र मुश्किल से 1-1.5 साल बचा हुआ है, 1.5 साल बचा हुआ है। और अगले साल अगर हम इन दिनों की बात करेंगे तो राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो जाएंगी। तो ऐसे में ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सही समय है अपने आप को सक्रिय करके ग्राउंड पे, फील्ड पे जाने का, अपने संगठन बूथ पर काम करने का। हालांकि बीएसपी तो काफ़ी समय से इस पे काम कर रही है। हम लोग कुछ खबरें भी सुन रहे थे कि बूथ सेक्टर कमेटी को लेकर काम किया जा रहा है। और ये 9 अक्टूबर की जो महारैली थी, जिस तरीके से इसमें भीड़ उमड़ी, उसके बाद एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ। अब पार्टी, क्योंकि ये चीज़ कही जा रही थी कि मात्र एक रैली से कुछ नहीं होने वाला है, ये वो सिर्फ आपको जगा सकती है, लेकिन आगे उसको ले जाने के लिए आपको लगातार इस तरीके से मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। और उस कंटिन्यूटी को देखते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश की ये बैठक है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हाल ही में जिस तरीके से जिन दिनों चर्चा जो रही है, बीते दिनों, पिछले 1 हफ्ते में जो एक हमने मीडिया में कवरेज देखा और तमाम विपक्षी दलों के जो नेता थे उनके आरोप प्रत्यारोप देखे, उसके बाद से तो ये लगने लगा है कि हाँ, जो हैं, जो विरोधी दल जो हैं, जो भाजपा है, सपा है, कांग्रेस जो है, वो उस तरीके से अब सीरियसली ले रहे हैं। और ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपनी चुनावी तैयारी को लेकर बैठक करना आम बात होती है। तो जिस प्रकार से वो कार्यक्रम हुआ, उस समय से क्लिप चलाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने बीजेपी की तारीफ की। आखिरकार एक क्लिप क्यों चलाया जा रहा है? इस क्लिप को चलाने से क्या विपक्ष को कुछ फायदा मिल सकता है, कुछ बेनिफिट मिल सकता है 27 के चुनाव को लेकर? देखिए, अगर बात की जाएगी उस प्रॉपर क्लिप की जिसमें वो कहा कि मैं आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ की सरकार का, तो वो क्लिप एक, उसके पीछे एक कारण था। मान्यवर साहब की पुण्यतिथि थी, उन्हीं के स्मारक पर वो कार्यक्रम हो रहा था, और लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमने एक व्यवस्था की थी कि यहाँ से जो टिकट आएगा और उस टिकट के बाद टिकट से जो मरम्मत का काम, हमने एक व्यवस्था बनाई थी कि उस टिकट के पैसे से इसकी मरम्मत होगी। और सपा सरकार में वो नहीं हुआ, हालांकि भाजपा सरकार में भी नहीं हुआ, लेकिन हमने भाजपा सरकार को चिट्ठी लिखी और हमारी चिट्ठी लिखने के बाद उसमें उन्होंने स्मारक की मरम्मत कराई, तो यूँ उनका आभार व्यक्त किया गया। ये एक तरीके से उस चिट्ठी जो लिखी गई, चिट्ठी के बाद जो कार्रवाई की गई, उसका आभार था। ये एक नॉर्मल शिष्टाचार है, एक शिष्टाचार है। हालांकि वो तारीफ ना ही सरकार के काम को लेकर थी, ना ही वो तारीफ जो थी, ना ही वो सरकारी कार्यप्रणाली को लेकर थी, ना ही कानून व्यवस्था को लेकर थी, ना ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर थी।
ना ही वो संविधान और आरक्षण को लेकर थी। वो तारीफ मात्र उस जगह पर मौजूद थे उस दिन, उस स्मारक का मरम्मत कराई, इसलिए वो तारीफ थी। इसको आप एक नॉर्मल शिष्टाचार कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देश के लिबरल मीडिया ने और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया कहे जाने वाले लोगों ने अपने अपने एजेंडे के तहत इसको चलाया। हमने देखा गोदी मीडिया ने कहा कि योगी का आभार व्यक्त कर दिया, योगी की तारीफ व्यक्त कर दी, तो लोहा लोट हो गया गोदी मीडिया और उसने ये पूरी खबर चलाई। उसके बाद हमने लिबरल मीडिया देखा इधर की, उसने कहा कि अरे बहन जी ने तो सरकार की तारीफ कर दी, उसने ये खबर चलाई। लेकिन वो इस चीज में ये भूल गए कि वो जाने अनजाने बसपा को चर्चा में ले आए। आपने उसके बाद तमाम लोगों ने वो वीडियो जाकर देखिए, फैक्ट चेक करने के लिए कुछ लोगों ने देखा, हमने अपने पत्रकारों ने चलाया, तो उसमें पाया कि बहन जी ने 10 से 12 बार जो भाजपा पर उसमें हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई ने मेरे परिवार पर झूठे मुकदमे लगाए, हमारी छवि खराब करने की कोशिश की, बीजेपी की जो सरकार है उसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये कहा कि संविधान और आरक्षण को बदलने का जो नैरेटिव चल रहा है, अगर हम लोग फिर से नहीं आए तो ये बदल देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी की जो सरकार, यूपी में जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर हमला बोला। यहाँ तक कि ये जो आई लव वाली राजनीति चल रही थी उसको लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा साधु संत जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं उसको लेकर हमला बोला। तो कई सारी चीजें थी जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उसको लेकर हमला बोला है। अब मेन चीज ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने अपने हिस्से का चलाया, जो लिबरल मीडिया है उसने अपने हिस्से का चलाया, लेकिन जाने अनजाने ही सही वो भीड़ दिखानी पड़ी, जाने अनजाने ही सही वो जनसैलाब दिखाना पड़ा, और जाने अनजाने ही सही पूरे देश और दुनिया के सामने ये आया कि जिस पार्टी को ये कहा जाता था कि पार्टी एक विधायक की पार्टी हो गई, 0 सांसद की पार्टी हो गई, अचानक से वो इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा कर लेती है। चर्चा का कारण वहां बना। और एक बात ये भी आई कि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन किया और उनका एक बयान आया कि आकाश आनंद की जरूरत बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। क्या ये आकाश आनंद पर निशाना था या फिर बीएसपी चीफ पर निशाना था? देखिए, अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं उनका काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। आप देखेंगे इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए। अब उसका जवाब देना था अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव ने जो एक बयान दिया कि आकाश आनंद की जरूरत बसपा से ज्यादा भाजपा को है। जब आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला गया था तो यही अखिलेश यादव थे जो कह रहे थे कि भैया आकाश आनंद जो है वो नई पीढ़ी के नेता हैं, नए नेता हैं, वो भाजपा पर खुलकर बोल रहे हैं। जब उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, अब जब उनको पार्टी में लिया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कहा गया कि मेरे बाद आप लोगों को आकाश आनंद का साथ देना, ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही, तो अखिलेश यादव ने उस पर हमला बोला। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में चलता है, लेकिन साफ सीधी बात है जब कोई नेता दूसरे नेता पर हमला करता है तो वो हमला उसके ऊपर वो इस वजह से नहीं करता कि वो कमजोर है, वो हमला इस वजह से करता है कि वो ताकतवर हो रहा है। क्योंकि जब आपका विरोध कोई कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप तरक्की कर रहे हैं। तो सामने एक बात और निकल कर आई कि लोग कह रहे हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हुई है इसमें आरटीओ ने, बीजेपी की सरकार की आरटीओ ने बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बस दिया और सरकार की आधी भीड़ थी, आधा बहुजन समाज पार्टी की भीड़ थी। क्या ऐसा आप लोग कैसे देखते हैं इसको? अगर मेरा मानना यह है कि अगर सरकार के लोगों ने मदद की और बीजेपी सरकार के कहने पर, आरटीओ कहने पर ये भीड़ हुई, तो ऐसी कितनी रैली लखनऊ में बीजेपी ने की जिसमें इतनी भीड़ आई हो? अगर वो बसपा के लिए बस भेजकर भीड़ जुटा सकते हैं तो अपने लिए तो इससे 10 गुनी भीड़ जुटा सकते हैं। तो आपको याद है पिछले 10 साल में इतनी बड़ी भीड़ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा के द्वारा जुटाई गई हो। और रही बात वो जो नैरेटिव की जो चल रहा है उसको लेकर बीएसपी के तमाम नेताओं ने जवाब भी दिया है, और कुछ लोगों ने तो वो बसों की रसीदें भी पोस्ट करनी शुरू की है जिस बस को बुक करके आए थे, तो जवाब दे रहे हैं। जाहिर सी बात है वो जो भीड़ वहां पर आई थी उसके पीछे कारण कुछ और था। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश में 1970 के बाद से जो एक लॉ जगाई है लोगों के बीच में, और जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा, उसके पीछे एक इमोशन कनेक्ट किया। वो इमोशन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा था, उनके जो बातें थी वो लोगों तक लेके आए, उनका इतिहास लोगों तक लेके आए। तो मान्यवर कांशीराम को लेकर लोगों के बीच में एक इमोशनल टच भी है, एक इमोशनल कनेक्ट भी है कि अगर उनके नाम पर कोई चीज हो रही है, उनके नाम पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो लोग, जाहिर सी बात है, ये पार्क तो क्या इससे बड़ा पार्क भर देंगे। आखिरी सवाल होगा छोटा सा, क्या 27 में बहुजन समाज पार्टी, एक लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी 226 सीट जीतने जा रही है, क्या देखते हैं आप लोग? कैसे, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है पॉसिबल? मैंने कल परसों एक वीडियो किया जिसमें मैंने ये देखा, मैंने पुराने आंकड़ों को उठा के मैं एनालिसिस कर रहा था कि जब बीएसपी मजबूत चुनाव लड़ती है तब मैं देखता हूँ कि बीजेपी जो है वो कमजोर होती है। आप 1996 का चुनाव देखिए, 2002 का चुनाव देखिए, 2006 का चुनाव देखिए, 2012 का चुनाव देखिए, जहां बीएसपी मजबूत हुई
हुई है वहाँ पे भाजपा कमज़ोर रही है। और जैसे ही 2017 के बाद से 14 के बाद से भाजपा मजबूत होनी शुरू हुई, बीएसपी वहाँ से कमज़ोर होना शुरू हो गई। तो ये जो नैरेटिव है, और बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पार्टी की अपनी पॉलिसी, उनके दिमाग में प्लान है। लेकिन पार्टी के पास एक प्लान तैयार है, एक रोड मैप तैयार है, जिसके तहत आज ये बैठक भी हो रही है। आगे कैसे कार्यक्रम होगा उस पर भी चर्चा की जा सकती है। क्योंकि हम देखें, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 110 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में आती है, और वहाँ पर 14% के आसपास जो है वो जाटव वोटर है, और उसके अलावा वहाँ पर 14 से 16% के आसपास अति पिछड़ा वोटर है। ये वो वोटर है जो लगातार बीएसपी के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है और बसपा के साथ आता रहा है। ऐसे में पार्टी जो है वो बूथ सेक्टर कमेटी का काम पूरा कर चुकी है। जिस तरीके से हमने तमाम नेताओं के बारे में सुना है कि बूथ सेक्टर कमेटी का काम पूरा हो गया है। ऐसे में अगर बसपा जो है 2027 में 226 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो इसके पीछे यूपी की सियासत में काफ़ी कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि 122 सीटें तो ऐसी हैं यूपी की जहां पर बीएसपी का गढ़ माना जाता है, जिसको जहां पर बीएसपी हमेशा से मजबूत रही है। 122 सीटें ऐसी हैं। ऐसे में पार्टी उसमें आगे किस तरीके से प्लस पॉइंट करती है, किस तरीके से एक्टिव होती है, अब वो आगे अपने कोर वोट बैंक को वापस लेकर आती है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बसपा कोर वोट बैंक अगर बसपा के पास वापस आता है तो फिर बीएसपी मेन गेम में आ सकती है। क्योंकि ये कोर वोट बैंक अगर हम देखें 84 के बाद से लेके अब तक बसपा की मेन ताकत रहा है, और बसपा अगर कमजोर हुई तो इस कोर वोट बैंक के टूटने से ही कमजोर हुई है। अगर ये कोर वापस आएगा तो फिर तमाम जो कैंडिडेट का वोट है, जो तमाम अन्य लोगों का वोट है, वो सब वापस आएगा। आखिरकार एक कोर वोट जो इनसे छटका टूट के गया किसी और दल में, तो कारण क्या रहा कि भरोसा छोड़ दिया अचानक से? भरोसा नहीं। हम अगर आज भी बीएसपी के कोर वोट बैंक से बात करेंगे, तमाम चीज़ें करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो बसपा का वोटर है, जो बसपा का कार्यकर्ता है, वो मान्यवर साहब को और बहन जी में बहुत निष्ठा रखता है, वो जिंदा देवी मानता है, वो भक्ति करता है, पूजा करता है। वो 22 में जो टूट के गया, वो नैरेटिव की वजह से टूट के गया। वो नैरेटिव जमीन पर जो काम नहीं हुआ उसकी वजह से बना हो, वो नैरेटिव इस वजह से बना हो कि कैंडिडेट वहां पर कमजोर है, वो नैरेटिव इस वजह से बना हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नैरेटिव बनाया गया कि लड़ाई जो है वो भाजपा और सपा के बीच की है ना। वो जो 2024 में जो संविधान और आरक्षण बचाने का नैरेटिव बना, उसमें जो एक अम्बेडकरवादी वोटर था जिसको लगा कि यार भाजपा अगर 400 जीत गई तो संविधान बदल देगी, तो वो स्लाइटली शिफ्ट हो गया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था। मैंने कई लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि हमने अपना घर फूंक कर तमाशा देखा। लोगों का ये भी कहना था कि हमने अपना घर फूंक कर दूसरे के चिराग जलाए हैं। मजबूरी में वो वोटर गया, क्योंकि वो नैरेटिव उस तरीके से नहीं बन रहा था। और चीज़ें बीते दिनों से हम देख रहे थे, जो फॉर्मूले एक्सपेरिमेंट जो पार्टी कर रही थी 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में, वो लगातार फेल हो रहे थे। अब इसके पीछे ये देखा जाता है कि पार्टी जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरह कम्पीट इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज की राजनीति का जो परिवेश है उसके लिहाज से बीएसपी लगभग जो है 8 से 10 साल पीछे है। आप सोशल मीडिया का नैरेटिव देख लीजिए, आप जो प्रचार करने का तरीका है वो देख लीजिए, बीएसपी अभी भी उस प्रचार तक नहीं पहुंच पाई है। और मेन चीज़ ये है कि जब मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, सब लोग आदमी मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, तो वहाँ से एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। और बसपा अगर वहाँ पे पीछे रही तो बसपा को उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। अब उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद जो है इस रैली के बाद, तमाम चीज़ों के बाद, पार्टी उन सब चीज़ों पे काम करे, और उस पर काम करना ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर फिर से नैरेटिव ये बन जाता है कि लड़ाई भाजपा और सपा के बीच की है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। बीएसपी को सबसे पहले नैरेटिव की लड़ाई जीतनी, हालांकि 9 अक्टूबर की रैली से 20% के आसपास नैरेटिव की लड़ाई जीती जा चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत किया और पूरी तरीके से जिस प्रकार से नैरेटिव बार बार गढ़ा जा रहा है विपक्ष पार्टियों के द्वारा, तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की। और सामने एक छोटा सा एक बड़ा सा बैनर देख लीजिए, फ्लेक्स बोर्ड है, यहाँ पर देखिए आई लव बीएसपी। तो यहाँ पर आप ध्यान अगर देंगे तो यहाँ नीचे देखिए 1 2 3 4 5 लोगों की 6 लोगों की फोटो, जिसमें एक काफ़ी उम्र के दिखाई दे रहे और 4-5 इसमें जो है युवा है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के तरफ अब युवाओं का जो झुकाव है वो देखने को आपको मिल रहा है। तो जो भी अपडेट आएगी हम आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। तो बने रहें आप अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।